पीसी के बच्चों के लिए यहाँ पर बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है। आरआरबी एनटीपीसी के जितने भी बच्चे हैं तो यहाँ पर आपको 3 बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और 12 लेवल दोनों के लिए, ठीक है। अगर आप 12वीं लेवल पर फॉर्म भरे हैं आरआरबी एनटीपीसी में या ग्रेजुएशन लेवल पर फॉर्म भरे हैं तो दोनों में 3 बड़े बदलाव हुए हैं जो कि आपको जानना बहुत ही जरूरी है। देखिए, बच्चे जो है अच्छा से जानते नहीं है नियम कानून को कि आरआरबी एनटीपीसी में क्या नियम कानून है या किसी भी एग्जाम में, फिर आगे चल के आपको दिक्कत होता है। तो यहाँ पर क्या 3 बड़े गुड न्यूज़ है आपके लिए, ठीक है। ये तीनों जो है आपके लिए एक तरह से गुड न्यूज़ ही है क्योंकि इन तीनों के मदद से आपको आरआरबी एनटीपीसी में नौकरी करने का मौका मिलेगा, ठीक है। अगर इन तीनों में से किसी एक में भी आप गलती करते हैं, ठीक है, तो आपको आगे चल के दिक्कत हो सकती है। सबसे पहला हम यहाँ पर बताते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं 15 गुना वैकेंसी, तो इसका आपको क्या फायदा होने वाला है, ठीक है। मतलब कि जब आप CBT 1 का एग्जाम पास कीजिएगा तो CBT 2 के लिए ये वैकेंसी का जो है 15 गुना बच्चों को बुलाएगा। जैसे कि जो 12 लेवल में वैकेंसी है वो 4000 के आसपास है तो उसका 15 गुना बुलाएगा, और जो ग्रेजुएशन लेवल में वैकेंसी है 8000 के आसपास है तो उसका 15 गुना बच्चा को यहाँ पर बुलाया जाएगा। तो इसमें फ़ायदा क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। अगर आप यहीं पर चूक गए तो सबसे बड़ा गलती आप यहीं पर कीजिएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि CBT 1, ठीक है, CBT 1 आपका 100 मार्क्स का होता है। कितना मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का होता है। तो 100 मार्क्स यहाँ पर है, तो अगर आपका 15 गुना बच्चा को बुलाया जा रहा है तो इसका मतलब है कि आपका कट ऑफ जो है, जो फॉर्म अप्लाई होगा उसके हिसाब से जो कट ऑफ होगा वो कम जाएगा। कट ऑफ क्या होगा? कम जाएगा। मेरा बोलने का मतलब ये है कि CBT 1 में किसी तरह आप मेहनत करिए, ठीक है। CBT 1 में किसी तरह आप मेहनत कीजिए ताकि आप CBT 2 में जा पाए, क्योंकि CBT 1 का मार्क्स मेरिट बनाने में कैलकुलेट नहीं होता है, वो सिर्फ CBT 2 में जाने भर के लिए है। तो ये जो 15 गुना बच्चे को बुलाया जा रहा है इसमें आपको आना है। मतलब वैकेंसी ये 8000 सोच के मत चलिए, ठीक है। आप 8000 गुना 15 कर लीजिए। क्या कर लीजिए? 8000 गुना 15 कर लीजिए। आप सोचिए कि इतना ही वैकेंसी है, ठीक है। 8000 गुना 15 कीजिएगा तो ये मतलब आप बच्चा क्या सोच रहा है, जैसे कि 12 लेवल पर जो वैकेंसी है वो 4000 है तो हम 4000 गुना 15 करेंगे, और ग्रेजुएशन लेवल पर जो वैकेंसी है उसमें हम 8000 गुना 15 करेंगे, ठीक है। अब इस मैथ में ये जो मैथ वाला ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है, 4000 गुना 15 और ये 8000 गुना 15, इसी से आपको कैसे सिलेक्शन लेना है ध्यान से समझिएगा, ठीक है। क्योंकि जो देखिए ग्रेजुएट लेवल वाले भी बच्चे ये बात समझते नहीं है, ठीक है। जितने भी ग्रेजुएशन लेवल वाले भी बच्चे ये समझते नहीं। सबसे पहले मैं 12 लेवल का आपको समझाता हूँ कि जब आप 4000 गुना 15 करते हैं, ठीक है, तो ये कितना आता है? 60000। कितना? 60000। तो ये जो 60000 है ना, तो आप समझिए कि आपके लिए वैकेंसी 60000 है। CBT 1 में आपके लिए 60000 है, CBT 2 में आप समझिएगा कि आपके लिए वैकेंसी 4000 है। कितना है? 4000 है। अब ग्रेजुएट लेवल का जो वैकेंसी है 8000 है। कितना है? 8000 है। तो इसका 15 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। तो इसका मतलब है कि ग्रेजुएट लेवल में जो 8000 वैकेंसी है उसका 15 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, मतलब कि 1,20,000 वैकेंसी है। कितना है? ये समझिए कि आरआरबी एनटीपीसी में ग्रेजुएट लेवल में आपके लिए 1,20,000 वैकेंसी है। तो आप 1,20,000 बच्चे में आपको निकालना है, ठीक है। मतलब 1,20,000 बच्चे में भी आप नहीं आ पाएंगे। क्या आप इतना कमजोर है? ठीक है। क्या आप CBT 1 में 100 मार्क्स में से क्या आप 70 मार्क्स भी नहीं ला पाएंगे? 70 मार्क्स में ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये 1,20,000 का रेशियो देखिए, मतलब 1,20,000 वैकेंसी आपके लिए है, ये समझ के चलिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि CBT 1 में जो है, ठीक है, CBT 1 में आप अगर CBT 1 का 15 गुना बुलाया जा रहा है ना, वैकेंसी का 15 गुना बुलाया जा रहा है, तो इस हिसाब से आपके लिए जो ग्रेजुएशन लेवल है उसमें 60,000 वैकेंसी हुआ, 12 लेवल में 60,000 हुआ, और ग्रेजुएट लेवल में आपका 1,20,000 वैकेंसी हुआ, ठीक है, 1,20,000 वैकेंसी हुआ। तो ये आप बोलेंगे कि नहीं, वैकेंसी तो 4000 निकला एनटीपीसी में 12 लेवल में, और ग्रेजुएशन लेवल में 8000, तो वो किस चीज़ के लिए निकला है? वो आपका निकला है CBT 2 के लिए। जब CBT 2 में जाएंगे तब आप फाइट कीजिएगा, ठीक है, तब आप इस वैकेंसी के लिए फाइट कीजिएगा। इसलिए ना बोला जाता है कि एनटीपीसी में फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो जहां सबसे ज्यादा पोस्ट है वहां अप्लाई करो, क्योंकि मान लो कि कहीं पर 200 पोस्ट है तो 200 में आपको CBT 2 में 200 टॉप बच्चा में आना होगा तब सिलेक्शन होगा। कहीं पर मान लो कि 1300 पोस्ट है जैसे कोलकाता में, तो आप 1300 में आइएगा ना तो आपका सिलेक्शन होगा। तो चांसेस कहाँ है? जहां 1300 वैकेंसी है, ठीक है। तो इन सब चीजों का आपको ख्याल रखना है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम वेटिंग लिस्ट के बारे में। तो वेटिंग लिस्ट कहाँ क्रिएट होता है? आपका जो वेटिंग लिस्ट होता है वो CBT 2 में क्रिएट होता है। कहाँ क्रिएट होता है? CBT 2 में। तो आज इसको ध्यान से समझेंगे, क्योंकि वेटिंग लिस्ट का मतलब भी बहुत बच्चे समझ नहीं पाते हैं। वेटिंग लिस्ट का मतलब ये होता है ना कि मान लो ये जो कट ऑफ गया, ठीक है, कट ऑफ CBT 2 में कितना में से जाता है? 120 में से। तो 120 में से जो कट ऑफ गया वो गया 90, लेकिन आप ला रहे हैं 88। कितना ला रहे हैं? 88। जो बच्चा 90 प्लस लाया होगा उसका सिलेक्शन तो हो गया, लेकिन सिलेक्शन होने के बाद भी अगर वो ज्वाइनिंग नहीं करता है या छोड़ देता है किसी कारण से, कारण बहुत सारा हो सकता है, जैसे कि ALP का फॉर्म भी भरा होगा, RPF का भी भरा होगा, टेक्नीशियन का भी भरा होगा, ग्रुप D का भी भरा होगा, SSC का भी फॉर्म भरा होगा, किसी में भी SSC का भी फॉर्म सब निकलता है, उधर सिलेक्शन हो गया तो बोला क्या है हम NTPC का करेंगे, छोड़ के उधर चल गया। तो ये आप तो लाए थे 88, आपका फाइनल मेरिट नहीं बना था,
तो ये वेटिंग लिस्ट क्रिएट करेगा आपके नाम का, ठीक है। जो बच्चा लोग कम मार्क्स लाएगा उसके लिए रेलवे वेटिंग लिस्ट क्रिएट करेगा। जैसे ट्रेन में कैसे वेटिंग लिस्ट क्लियर हो जाता है, तो उसी तरह आपका वो बच्चा जब छोड़ देगा जॉब को तो आपका वेटिंग लिस्ट क्लियर हो जाएगा। अब तीसरा जो सबसे बड़ा यहाँ पर गुड न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं, या इसको बदलाव भी मान सकते हैं, कि पहले क्या होता था ना कि जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था, ठीक है, पहले जब भी आपका डीवी होता था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था, तो इसमें आपको एक छूट मिलता था। अब ये छूट क्या होता था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए? देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका क्या होता था ना कि जितने भी बच्चे यहाँ पर ओबीसी वाले हैं, ठीक है, ओबीसी वाले बच्चे या एससी वाले बच्चे या एसटी कैटेगरी, ठीक है, या ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे जिनके पास सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता था, तो उनको 1 से 2 महीने का समय दिया जाता था, जाओ तुम बनवा के लेके आओ, आराम से देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब नोटिफिकेशन में उन्होंने साफ साफ लिख दिया कि फॉर्म अप्लाई करते समय जो फॉर्म का लास्ट डेट है, ठीक है, फॉर्म का लास्ट डेट है, उससे पहले आपके पास सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और एक यहाँ पर जब आप ऑनलाइन चढ़ाते हो, ठीक है, जब आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे होगे एनटीपीसी का, 12 लेवल का फॉर्म भरो या ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म भरो, तो उस समय आपने देखा होगा कि वो लोग मांगते हैं, क्या मांगते हैं कि आपका सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट, इशूइंग अथॉरिटी, आपका कास्ट सर्टिफिकेट का, जाति प्रमाण पत्र का, जो कि एचडीओ लेवल का होना चाहिए, ठीक है, एचडीओ लेवल का तो होना चाहिए, साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बना होना चाहिए, ठीक है। देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट 2 तरह का होता है, एक आपका स्टेट लेवल का होता है, एक सेंट्रल लेवल का होता है। तो आपको चाहते समय सेंट्रल लेवल का है, स्टेट लेवल का नहीं चढ़ाना है। अगर आप स्टेट लेवल का चाहते हैं तो आप मुझसे बाद में ये नहीं बोल सकते कि सर आप बताए थे कि स्टेट लेवल का चढ़ा सकते हैं, ये रिस्क वाला है। स्टेट लेवल का चाहते हैं ना और बाद में सेंट्रल बनाते हैं तो उसको बोलते हैं रिस्क लेना, ठीक है। वो आप अपने आप को रिस्क ले रहे हैं कि एग्जाम निकालने के बाद भी CBT 1 CBT 2 अगर टाइपिंग होता है या साइको टेस्ट निकालने के बाद भी आपको वहां पर डीवी में छाटा जा सकता है, तो ये आप एक तरह से रिस्क ले रहे हैं। तो अभी क्या सॉल्यूशन है? देखिए, अगर आप बनवाना चाहे सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट तो आपके ब्लॉक में बनता है, ठीक है, आप जल्दी से जल्दी बनवा सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं बन पा रहा है तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पर आपके पास 2 उपाय, या तो रिस्क लेके आप स्टेट लेवल का डाल दीजिए, ठीक है, या आप जनरल से बन के फॉर्म भर सकते हैं। मैं तो बोलूंगा कि आप रिस्क लेके स्टेट लेवल का डाल दीजिए फिर बनवा लीजिएगा, ठीक है, ये मेरा ओपिनियन है। अब ये इसमें आप सोच सकते हैं। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि सबसे मेन तो CBT 1 है। अगर आप CBT 1 में पास नहीं कीजिएगा तो CBT 2 में जाके कीजिएगा क्या? तो आप यहाँ पर CBT 1 का मेरा देख सकते हैं, ठीक है, मैंने ये CBT 1 का खोल के रखा है। तो इसमें आप देखिएगा कि एग्जाम में आपको जो टोटल समय मिल रहा है, ठीक है, एग्जाम में जो आपको टोटल समय मिल रहा है 90 मिनट, कितना 90 मिनट का समय मिल रहा है। और यहाँ पर आपका जनरल अवेयरनेस 40 मार्क्स का है, ठीक है, मैथमेटिक्स 30 मार्क्स का है, जनरल इंटेलिजेंस वही 30 मार्क्स का है, टोटल 100 क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा हम देखें कि जनरल अवेयरनेस 40 मार्क्स का है। मतलब जनरल अवेयरनेस में आपका क्या क्या आ जाता है? जनरल अवेयरनेस में आपका जीके आ जाता है, जीएस आ जाता है और करंट अफेयर आ जाता है, 3 चीज़ आता है। सबके लिए बुक भी बताएंगे, चिंता ना करें, सबके लिए हम बुक भी बताएंगे। सबसे मेन हम यहाँ पर देखते हैं एक चीज़ को कि मैथ जो है आपका 30 है, रीजनिंग भी 30 है, बराबर है। तो आप बच्चा को क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है, तैयारी कैसे करना है। देखिए, यहाँ जो मैथ 30 मार्क्स का है, रीजनिंग 30 मार्क्स का है, कोई बच्चा का मैथ मजबूत होगा, कोई बच्चा का यहाँ पर रीजनिंग मजबूत होगा, ठीक है, किसी बच्चा का मैथ मजबूत होगा और किसी बच्चा का रीजनिंग मजबूत होगा। तो अगर आपका मैथ मजबूत है तो आप मैथ में 30 में 30 बनाइए, उसको और अच्छा कीजिए। अगर आपका रीजनिंग मजबूत है तो आप रीजनिंग को 30 में 30 बनाइए, उसको और अच्छा मजबूत कीजिए। तो किसी एक सेक्शन में आपको यहाँ पर 30 में 30 अटेम्प्ट करना होगा, किसी एक सेक्शन में 30 में आप 20 से 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। जनरल अवेयरनेस क्या है? अनसर्टेन है, पता नहीं कि क्या जीके जीएस करंट अफेयर आएगा, ठीक है, तो उसके पीछे ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना। लेकिन ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो इसको कैसे पढ़ना है सही समय से, ठीक है, सही समय से कैसे पढ़ना है मैं इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। देखिए, जनरल अवेयरनेस, स्पेशली जनरल अवेयरनेस को टारगेट करते हैं हम लोग। तो जनरल अवेयरनेस के लिए आपको करना क्या है, आपको स्पीडी पब्लिकेशन का बुक खरीदना है। देखिए, यहाँ नाम लिख रहे हैं SPEEDY, स्पीडी पब्लिकेशन का, ठीक है, अलग अलग आता है, जीके का अलग आता है, जीएस का अलग आता है और करंट अफेयर का अलग आता है, ठीक है। आपको स्पीडी पब्लिकेशन का जीके जीएस और करंट अफेयर का बुक खरीदना है, ठीक है, और इसी से आपको जनरल अवेयरनेस का तैयारी करना है। ये नहीं कि यूट्यूब पर गए, कोई टीचर का वीडियो उठाएं, करंट अफेयर का, जीके जीएस का, स्टैटिक जीके का पढ़ रहे हैं यूट्यूब से, तो यूट्यूब पर आपका समय बर्बाद होता है। यूट्यूब पर जब आप देखते हो, क्वेश्चन को देखते हो, एक क्वेश्चन बताने में वो 1 मिनट लगा रहा है, 30 सेकंड लगा रहा है, आप बुक में तो तुरंत पढ़े तुरंत निकल गए, ठीक है। जितना देर में 1 घंटा में देखिएगा, 1 घंटा में यूट्यूब में आपको 30 को क्वेश्चन बताएगा, यहाँ पर आप जीके का क्वेश्चन यहाँ पर आप 100 को कर लीजिएगा 1 घंटा में, ठीक है। तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना है कि आपका जो यूट्यूब है, ठीक है, यूट्यूब पर जीके के लिए ज़्यादा नहीं जाना है, ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अब देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको नॉर्मलाइजेशन, इससे नॉर्मलाइजेशन पर फर्क पड़ता है, ठीक है, आपको ज़्यादा गलती नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, आपको जो कट ऑफ आप देख रहे होंगे नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ होता है। क्या होता है? नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ। जैसे कि टोटल आपका 100 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है CBT 1 में, ठीक है, मान लो कि तुम 60
60 मार्क्स लाए, 60 क्वेश्चन सही किए, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन में 10 से 15 मार्क्स बढ़ता है। नॉर्मलाइजेशन में 10 से 15 मार्क्स बढ़ के ये 70 हो जाएगा, ठीक है। याद रखना हर बच्चा का नॉर्मलाइजेशन में 3 मार्क्स से लेके किसी का 4 मार्क्स, किसी का 10 मार्क्स, किसी का 15 मार्क्स नॉर्मलाइजेशन में आपका इंक्रीज होता है। जो भी आप कटअप देखते हो यूट्यूब पर, बहुत सारा टीचर का कटअप देखते हो ना, वो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स रहता है, उतना ज़्यादा नहीं लाना है। कटअप 80 देख रहे हो ना, तो मान के चलो कि यहाँ पर 72 ही गया होगा, कितना 72 या 70 ही मार्क्स लाया होगा बच्चा, और नॉर्मलाइज होके उतना चला गया होगा, ठीक है। नॉर्मलाइज होके उतना चला गया होगा। जितने भी बच्चे आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए जो पिछला साल कटअप गया था और इस साल को रिलेट करके लाने वाला हूं। और जैसे ही फॉर्म अप्लाई का डेट खत्म होगा तो आरटीआई को मैंने फॉर्म भर दिया, जैसे ही रिप्लाई आएगा तो मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूंगा कि कितना टोटल फॉर्म फिलअप हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।